सो क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से, मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। तो एक स्टैच्यू है, उसकी हाइट गिवन है 1.6 मीटर, वो एक पेडेस्टल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम एक पेडेस्टल बना लेते हैं। सपोज ये ग्राउंड लेवल है, ये हमने एक ग्राउंड लेवल कंसीडर किया और यहां पर हमने एक पेडेस्टल बना दिया, ठीक है। पेडेस्टल मतलब एक टाइप का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर स्टेच्यू रखा हुआ है। तो सपोज ये हो गया ए बी, वो पेडेस्टल है, ठीक है। अब इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टेच्यू रखा हुआ है, तो यहां पर हम उस स्टेच्यू को कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ये स्टेच्यू हो गया बीसी, ठीक है, यहां तक। अब क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मैं सपोज यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं डी। इस पॉइंट डी से ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, देखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टेच्यू 60 डिग्री, मतलब कौन सा एंगल 60 डिग्री है बताओ। हाँ, जब आप डी से सी को ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल बनेगा, एक्चुअली दिस एंगल इज 60 डिग्री। समझ में आया ये चीज। इसके बाद क्या लिखा है, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45। इसी पॉइंट डी से पेडेस्टल के टॉप का, पेडेस्टल का टॉप कहां पर है, बी पे, ठीक है। तो पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री। दिस एंगल इज 45 डिग्री। क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। अच्छा, स्टैच्यू की हाइट गिवन है यहां पर कितनी है, 1.6 मीटर। तो एक्चुअली ये हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले फिगर बन गया क्या सबका, एक बार कंफर्म करो, ठीक है। अब हम यहां पर ये जो पेडेस्टल है उसकी हाइट को अज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है। और ये जो बेस दिख रहा है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं y, ओके। दो राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर आप लोगों को दिख रहे हैं। फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल जो मैं शो कर रहा हूं उसको यहां पर ध्यान से देखो जल्दी। इस ट्राइंगल का नाम क्या है बताओ, जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं। यस, एंगल डीएबी या बीएडी जो भी लो, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास दो वैल्यूज है, दो साइड्स है जिनको ध्यान रखना, एक्स और वाई। दो साइड्स है, एक्स और वाई दोनों अननोन्स है, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिलेगा, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किससे मिलता है, tan से। तो tan थीटा अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन b। थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी है, 45 है। तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया x, बेस कितना हो गया y। क्लियर यहां तक। tan 45 की वैल्यू बताओ जल्दी, 1। गुड। सो tan 45 इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल टू x अपॉन y। तो आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू y मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में। तो क्या नाम है बड़े वाले ट्राइंगल का, बड़े वाले ट्राइंगल का नाम है, यस, एडीसी सीडीए, जो भी बोलना है बोल सकते हो। नाउ इन ट्राइंगल एडीसी, ठीक है। अब इसमें भी हम वही रेशियो लेंगे परपेंडिकुलर और बेस का। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है बताओ मुझे, परपेंडिकुलर क्या है, AC, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं 1.6 प्लस x, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। और बेस क्या है, बेस है y, ठीक है, या वो भी x है।
क्योंकि y इक्वल टू x है। ठीक है, सो यहां पर अप्लाई करते हैं अगेन टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 1.6 प्लस x, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह पे क्या है y है, tan 60 की वैल्यू √3, गुड, दैट इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन x, मैंने क्या किया यहां पर y की जगह पे पुट किया x, ठीक है, फिर x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x, समझ में आए, ये x इधर शिफ्ट हो जाएगा, सो √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, x कॉमन निकलेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, सो you'll get x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये मिल गई x की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी इसको रैशनलाइज कर सकते हो, और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो और उसके बाद बताओ क्या आएगा। इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये करना पड़ेगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है, सो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 0.8 हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो ये होगा एक्चुअल में आपका x का वैल्यू, और x की वैल्यू मतलब पेडेस्टल की हाइट, वही आपको निकालनी थी। समझ में आ गया ये? किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। क्लियर? ऑनलाइन में जो बच्चे हैं सबको क्लियर है ना, एक बार बताओ जल्दी। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये जो ब्रैकेट में √3 लिखा हुआ है इसकी जगह 1.732 पुट करके फिर निकाल सकते हैं ना, और आगे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं वैसा, ठीक है। अच्छा ये किसने पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, तान्या? यस सर। ओके ठीक है, ठीक है, तो इरेज कर दो पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ध्यान से समझना, ये फिगर आप लोग बनाना, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ ए टावर, मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। समझ में आया? मतलब एक तरफ टावर है, दूसरी तरफ बिल्डिंग है, टावर का फुट, बिल्डिंग का टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन 30। आगे लिखा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60, मतलब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60। समझ में आया? तो बिल्डिंग और टावर दो चीजें, दोनों एक दूसरे के सामने अपोजिट है, ठीक है। अब बड़ा कौन सा है, गुड क्वेश्चन, मैं भी यही पूछने वाला था, बड़ा कौन सा है, बिल्डिंग की टावर? टावर क्यों बड़ा है? नहीं, टावर बड़ा होता है ये वाला रीजन सफिशिएंट नहीं है, नहीं नहीं है, यस करेक्ट, ये आंसर करेक्ट है, एंगल बड़ा है। तो देखो यहां पर लिखा है ना कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो 60, जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसको देखने के लिए आपको ज्यादा सिर उठाना पड़ेगा ना, तो वो एंगल ज्यादा बड़ा बनेगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो भी वैसे ही होगा ना, अरे बिल्डिंग और टावर दोनों एक दूसरे से उतने ही डिस्टेंस होगा ना, बिल्डिंग से टावर का डिस्टेंस और टावर से बिल्डिंग का, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब एक काम करते हैं, यहां पर मैं सीधा फिगर बना रहा हूं, ये बन गया फिगर, ठीक है। अब यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं, ये टावर जो है, ये टावर है ए बी, ठीक है, और ये बिल्डिंग है सी डी, ठीक है, दोनों वर्टिकली स्टैंड करेंगे, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर आप लोगों को गिवन है, ठीक है, तो ये एडी
ये जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना होगा बताओ? ये 30 डिग्री, करेक्ट। और उसके बाद ये वाला जो एंगल बनेगा, एक्चुअली मुझे ये वाली लाइन नहीं बनानी चाहिए थी, ये वाली लाइन मैं इरेज कर देता हूं, सर बेटर ऐसा होगा। ट्रायंगल क्यों बना है? इसको मैं इरेज कर रहा हूं। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो अंशिका? नहीं, वो बोल रही थी ऐसा ट्रायंगल क्यों बनाया, तो मैं वही बोल रही थी। नहीं, इधर पे क्या है, टावर है, ठीक है, इधर पे क्या है, बिल्डिंग है, वो मैंने उसको पूरा कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट नहीं होना चाहिए था, ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है सर। फिर उसके ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये आपको कितना दिख रहा है, 60 डिग्री। सो दिस एंगल इज एक्चुअली 60 डिग्री, ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आपको और कुछ गिवन है क्या? हाँ गिवन है, टावर की हाइट गिवन है, कितनी? 50 मीटर। तो टावर की हाइट हो गई 50 मीटर, ठीक है। आपको क्या निकालनी है? बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो हम बिल्डिंग की हाइट को कंसीडर कर लेते हैं एक्स। बिल्डिंग की हाइट को हमने ले लिया एक्स। एसी का डिस्टेंस भी यूज सर, होगा। हाँ बोलो। एक्स की जगह एच भी ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं। एक्चुअली एच लेना अब मैं अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि ना एच में ना कई बच्चे उसको हाइपोटेनियस समझ लेते हैं, ठीक है, इसलिए मैं एक्स वाई ले रहा हूं ओके आजकल। सर। हाँ, तो इसको हम ले लेते हैं एक्स और इसको ले लेते हैं हम वाई, ठीक है यहां तक? ओके। अब ये बताओ कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल्स यहां पर कंसीडर करेंगे एक्स और वाई निकालने के लिए? सीडीए, करेक्ट, सीडीए ले सकते हैं। तो सबसे पहले सीडीए ही ले लेते हैं। सीडीए मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। अब इन ट्राइंगल सीडीए, इन ट्राइंगल सीडीए फिर क्या लिखूं बताओ? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहिए? टेन। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। थीटा की जगह पे 30, परपेंडिकुलर की जगह पे x, बेस के प्लेस पे y। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन y। सो विल गेट y इज इक्वल टू √3x। क्लियर यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल में। तो नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेना है यहां पर बताओ? करेक्ट, ट्राइंगल एबीसी। तो ये ट्राइंगल एबीसी ले लेते हैं, ठीक है, यू गेट ट्राइंगल एबीसी। अब इस ट्राइंगल एबीसी में, इस ट्राइंगल एबीसी में, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, क्या लेंगे बताओ? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? 10। थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा यहां पर? 60। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 50। और बेस क्या हो जाएगा यहां पर? y। समझ में आया? 10 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन y। y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो विल गेट √3y इज इक्वल टू 50। अब क्या करें? y की वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर दो इस जगह पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? √3 और y की जगह पे एक और √3x आएगा, दैट इज इक्वल टू 50। सो विल गेट 3x इज इक्वल टू 50 एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 50/3 मीटर्स। ये हो जाएगी बिल्डिंग की हाइट। समझ में आ गया? कुछ डाउट तो पूछ लो। ज्यादातर क्वेश्चन में ना बस यही होगा, कुछ नहीं। आपको बस वो दो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। दो अननोन्स आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, एक्स और वाई वाले, ठीक है। हो गया तो मैं रेस कर दूं क्या? अच्छा, मैंने एग्जांपल्स बोले थे होमवर्क के लिए, बनाए आप लोगों ने? यस सर, मैंने बनाया। ओके गुड। बाकी बच्चे नहीं बनाते। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक। ये उसी का है ना फिगर? हाँ उसी का फिगर है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, समझना। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ ए कैनाल, ठीक है। तो ये टीवी टावर आपको दिख रहा है सामने फिगर में, ए बी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree.
मतलब ये कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, पॉइंट सी की बात कर रहा है। तो एक्चुअल में ये जो बीसी आपको दिख रहा है ना, ये वो एक कनाल है, ठीक है। इसमें जो पॉइंट बी है ये कनाल के एक तरफ है और पॉइंट सी कनाल के दूसरी तरफ है। पॉइंट सी से जो आपको टावर दिख रहा है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे क्या लिखा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब उस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि उस पॉइंट से जो कि 20 मीटर के डिस्टेंस पे है, कौन से पॉइंट से, बी से सी को ज्वाइन करने वाले लाइन में सी से और आगे जाके 20 मीटर के डिस्टेंस पे। तो ये किस पॉइंट की बात कर रहा है, पॉइंट डी की बात कर रहा है। तो पॉइंट डी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर यहां पर? आगे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कनाल। तो आपको क्या फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ टावर मतलब ए बी, उसको हम ले लेते हैं एक्स, विड्थ ऑफ कनाल मतलब बी सी, उसको हम ले लेते हैं वाई। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके। अब एक चीज यहां पर मैं और मेंशन कर रहा हूं, बताना मुझे, ये जो बीडी की टोटल लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी? y plus 20। यस यस, y प्लस 20 या 20 प्लस वाई। ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करने हैं, बताओ नाम क्या क्या होंगे उनके? करेक्ट, ट्रायंगल एबीसी, BCA। यस करेक्ट, एबीसी एंड एबीडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एबीडी लेते हैं, छोटा ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, क्या लेंगे बताओ? 10। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा? x बाय वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल √3। x अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट x इज इक्वल टू √3y। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? ADB। करेक्ट, ADB। नाउ इन ट्राइंगल ADB, अब इसमें भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे। 10 10 एंगल कितना आएगा? करेक्ट, इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर इज x, बेस इज 20 प्लस y। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x अपॉन 20 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 20 प्लस y इज इक्वल टू √3x। अब इसके बाद यस, x की वैल्यू पुट कर दो, सो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू √3 और x के प्लेस पे पुट हो जाएगा √3y। समझ में आया यहां तक? फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। ये y इधर शिफ्ट होगा, सो 20 इज इक्वल टू 2y, सो विल गेट y इज इक्वल टू 10 मीटर्स। ये y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगी? इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपको x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 10√3। ऐसे ही गलत करके आएगा आशुतोष, अपॉन √3 क्यों आएगा? y की जगह पे 10 आएगा तो x की वैल्यू 10√3 हो जाएगी। ये y दिख रहा है, ये y, ये देखिए y, ये y जो है ना उसको यहां पर रख दे। ठीक है, ओके हो गया, इरेज कर दो। शौर्य बना रहा है कि नहीं बना रहा है? आशुतोष, आशियान समझ में आ गया? सर तो वो टावर की विड्थ क्या हाँ, होगी फिर? सॉरी 30। मैंने फाइनल आंसर नहीं बोला ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट हो जाएगी 10√3। ये जो है ना 10√3 ये टावर की हाइट है, क्योंकि हमने x क्या लिया, हाइट ऑफ टावर। कनाल की विड्थ पूछा है ना, विड्थ ऑफ कनाल, विड्थ ऑफ कनाल निकालना। अच्छा ये y है ना विड्थ ऑफ कनाल, तो 20 प्लस y नहीं, y इज विड्थ ऑफ कनाल, क्योंकि कनाल के दोनों बैंक्स पॉइंट बी और पॉइंट सी है और y की वैल्यू 10 है, तो यही दोनों आपके आंसर्स होंगे। ठीक है, क्लियर ना? ओके यस सर। ओके,
नहीं करवाया क्या मैं? सीधा 11th पे जंप कर दिया था। चलो ठीक है, 10th स्किप हो गया था, 10th कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या लिखा है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल है इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, तो ध्यान से समझना, 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, सिंपल है और मार्क्स वेटेज भी ज्यादा है इसका। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा पैटर्न यूजुअली चलता था अभी तक। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ऐसा ही होगा अगर सब्जेक्टिव होगा तो। ठीक है, so two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of a road। तो हम एक सबसे पहले एक रोड बना देते हैं, ये हो गई सपोज एक रोड। ठीक है, इसको ले लेते हैं ए बी, और दो पोल्स इक्वल हाइट के एक दूसरे के अपोजिट में है। तो सपोज ये हो गया ए सी एक पोल, और दूसरा पोल ये हो गया बी डी, इक्वल हाइट है। यहां तक क्लियर? आगे लिखा है यस सर। विच इज 20 मीटर वाइड, तो 80 मीटर वाइड। तो क्या है 80 मीटर? ए बी की विड्थ है। तो ए बी की जो विड्थ है ये कितनी है? 80 मीटर। ठीक है, यहां तक। आगे लिखा है क्वेश्चन में, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। अब इस रोड में बीच में कोई एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर गिवन है, कितना कितना है? 30 एंड 60। तो मान लेते हैं हम इनके बीच में कोई एक और पॉइंट आ रहा है ई। इस पॉइंट ई से जो डी का एंगल ऑफ एलिवेशन है और जो सी का एंगल ऑफ एलिवेशन है ये गिवन है। तो बताओ डी के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल कितना बनेगा? 30, और ये वाला एंगल कितना गिवन है? 60। क्लियर? अब इसमें आगे क्या हो रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट निकालनी है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि पोल की हाइट क्या है? x है। ठीक है, तो ये वाली भी हाइट ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी, इधर की भी। ठीक है, और पॉइंट E की पोजीशन हमको नहीं पता, वो भी निकालना है। क्वेश्चन में आगे लिखा है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, उस पॉइंट का पोल्स से के बीच का डिस्टेंस। तो हम एक काम करते हैं, इस AE के डिस्टेंस को हम ले लेते हैं y। तो EB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? यस करेक्ट, ये होगा 80 माइनस y। करेक्ट, समझ में आ गया? ये फिगर अगर अच्छे से बना लिया, इसमें सारे पैरामीटर्स अगर आपने पढ़ के लिख लिए तो बहुत सारी चीज हो गई है समझ। अब आपको निकालना है एक्स और वाई। दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली। सबसे पहले कौन सा ये वाला लेते हैं जो छोटा दिख रहा है, क्योंकि उसमें क्या एक्स और वाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आपको मिल जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इनको लोगे ना तो आपको इजी पड़ेगा। अगर आप पहले राइट वाला ट्राइंगल लोगे ना तो भी सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हो, चांसेस है। ठीक है, इसलिए मैं यूजुअली उन ट्राइंगल्स को पहले लेता हूं जिसमें सिंपल एक्स और वाई के बीच में रिलेशन मिल जाए, जैसे कि इस वाले में। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ACE tan theta मतलब tan 60 is equal to perpendicular upon base, perpendicular is x, base is y। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, that is equal to x upon y। y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, you'll get x is equals to √3y। क्लियर हुआ यहां तक? x और y के बीच में रिलेशन मिल गया। अब नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल। सो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का? नाउ इन ट्राइंगल EBD। हाँ जो भी बोलो, BED, DEB और जो भी है। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल BED tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? x। ठीक है, बेस क्या है यहां पर? 80 माइनस y। ओके, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x अपॉन 80 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो विल गेट 80 माइनस y इज इक्वल टू √3x। ठीक है,
अब x की वैल्यू आप पुट कर दो, यहां पर जो आपको x दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू इस जगह पे पुट कर दो। सो क्या हो जाएगा, 80 माइनस y इज इक्वल टू √3 इंटू √3y. So we'll get 80 minus y is equal to 3y. So we'll get 80 is equal to 4y. It means y is equal to 20. समझ में आया? y 20 मिला, x निकाल लो पहले जल्दी से। y को उठा के इस पे रखो और आपको मिल जाएगा x. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20√3. ठीक है, तो x क्या था? पोल की हाइट। पोल की हाइट आ गई 20√3। अब उस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस कितना होगा? हाँ, y मतलब कि 20 और 80y माइनस y मतलब 60, तो 20 और 60 होगा दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस। क्लियर हो गया ये चीज? दैट्स इट, बन गया। सर 20 और 20 कैसे? 20 कैसे? देखो, ये y की वैल्यू 20 आ गई और ये वाली वैल्यू EB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। 80 माइनस 20। ओके सर। हाँ बोलो। हम जो यहाँ पे पॉइंट कहीं भी ले रहे हैं, हम्म तो इस हिसाब से कोई कहीं भी डालेगा, हम्म दोनों के बीच में वैल्यूज अलग नहीं होगी। कैसे होगी? अगर मैं यहां पर ले लेता मान लो पॉइंट E को, तो भी वही होता ना। क्या 20 रहता? अगर यहां लेता तो इस एंगल को 60 लेता ना मैं। हाँ हाँ, क्योंकि जहां पर बड़ा एंगल दिख रहा है वहीं तो 60 लूंगा। ओके, क्या ना, ये डाउट्स बहुत सारे, लेकिन एक्चुअली ना कई चीजें ना हम खुद करके सीखते हैं। जैसे साइकिल चलाना कोई भी मैनुअली बता दे, लेकिन आप नहीं सीखोगे ना। जब तक आप खुद नहीं चलाओगे, गिरोगे नहीं ना, तब तक आप नहीं सीख सकते। वैसे ही मैथ्स है, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे ना किसी भी ब्लैंक क्वेश्चन को उठा के सॉल्व करने की, सही या गलत नहीं बनाओगे, तब तक नहीं सीखोगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, सिचुएशन समझो, इमेजिन करो। फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर, मतलब बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। कितना गिवन है? 60। समझ में आया? तो एक काम करते हैं, इसके हिसाब से पहले हम फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये हम एक बिल्डिंग ले लेते हैं, सपोज ये एक बिल्डिंग हो गई AB। बिल्डिंग की हाइट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है कितनी है? 7 मीटर। तो सपोज AB इज इक्वल टू 7 मीटर ले लिया। अब बिल्डिंग का टॉप कहां पर है? B। यहां से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60। तो ऑब्वियस है केबल टावर जो होगा वो बिल्डिंग से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस केबल टावर को हम ले लेते हैं CD। अब पॉइंट B से D का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको यहां पर गिवन है, ठीक है, 60 डिग्री। तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये वाला एंगल बन गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन CD को कहीं पर कट कर रही है, उस पॉइंट को भी हम मार्क कर लेते हैं E, ठीक है। तो EC की लेंथ कितनी होगी बताओ? 7 मीटर। करेक्ट, 7 मीटर। क्योंकि AB 7 है ना, तो इसलिए EC भी 7 होगा। ये एक पैरेललोग्राम बन गया ना, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन हमने पूरा नहीं पढ़ा है ना, बस उतना ही पढ़ा है जितना हाईलाइटेड पोर्शन है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। तो ये कौन सा एंगल की बात कर रहा है? 45। B से जब C को ज्वाइन करोगे तब जो एंगल बन रहा है दैट इज 45। तो ये B से हमने C को ज्वाइन कर दिया। अभी भी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ये 45 डिग्री बनेगा कहां, ये बताओ? नहीं, B नाम बताओ उस एंगल का। CBE, एंगल CBE मतलब कि ये वाला एंगल 45 डिग्री है। समझ में आया ये चीज? ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनेगा।
क्लियर हो गया? ओके, अब इसके बाद क्या पूछा? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है, तो एक काम करते, हम डीई की लेंथ को अज्यूम कर लेते हैं x। डीई की लेंथ को हमने अज्यूम कर लिया x। तो ये जो CD है ये टोटल टावर की हाइट हो जाएगी C से लेके D तक, और ये टोटल टावर की हाइट कितनी हो जाएगी? x+7 हो जाएगी। क्लियर यहां तक? AC बेस आपको नहीं पता तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं y। तो अगर AC y है तो BE की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? y होगी। क्लियर? अब यहां पर हम दो राइट एंगल ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे क्योंकि हमको दो अननोन्स निकालने हैं ना। तो सबसे पहले बताओ कौन सा ट्राइंगल ले? BAC, करेक्ट, BAC। मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, आप देखना, BAC यही बन रहा है, BAC। अब BAC वाले ट्राइंगल में एंगल क्या है ये बताओ मुझे। एंगल क्या है भाई? एक एंगल तो तुमको पता है, ये वाला एंगल 90 है। हाँ, और ये वाला एंगल क्या है? ये एंगल 45 डिग्री। गुड। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आया समझ में? तो आप इस ट्राइंगल में क्या अप्लाई करोगे? टेन थीटा अप्लाई करोगे। सो इन ट्राइंगल क्या नाम है? ABC। इन ट्राइंगल ABC टेन थीटा मतलब 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? 7। बेस क्या है यहां पर? y। 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन y। सो विल गेट y इज इक्वल टू 7 मीटर। समझ में आ गया? y मिल गया, लेकिन y आपको निकालना नहीं था, y यूज होगा x निकालने के लिए। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? करेक्ट, ट्राइंगल DBE। ये वाला ट्राइंगल देखो, DBE, ठीक है, जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया है। इस ट्राइंगल में भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नाउ इन ट्राइंगल DBE, नाउ इन ट्राइंगल DBE tan थीटा मतलब 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर x है, बेस y है, ठीक है। 1060 की वैल्यू √3 होती है। √3 इज इक्वल टू x अपॉन y। सो विल गेट x इज इक्वल टू √3y, ठीक है। ये हो गई x की वैल्यू। ओके, अब क्या करना है? y की वैल्यू पुट कर दो यहां पर। विल गेट x इज इक्वल टू 7√3। ये आपका आंसर होगा। आपको क्या डिटरमाइन करना? हाइट ऑफ टावर। सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू x+7, दैट इज 7√3 + 7। 7 कॉमन निकाल लो, √3 + 1। ये होगा आपका आंसर। इसके बाद √3 की वैल्यू पुट करके फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हो। आप लोग चेक कर लेना बुक में कहां पर आंसर छोड़ा है, वहां तक कर लेना सॉल्व, ठीक है। ऐसा भी छोड़ दोगे चलेगा। एग्जाम में इसके बाद का कैलकुलेशन तब करना है जब √3 की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, अदरवाइज यहां पर छोड़ देना है। ओके, इरेज कर दूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 किया ना अभी हम लोगों ने? 13। नंबर 13 देख लेते हैं, चलो जल्दी से। देखो यहां पर क्या लिखा है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम ए सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 45 एंड 30 डिग्री, 30 एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो एक लाइट हाउस बना दो। सपोज यहां पर एक बन गया लाइट हाउस, ठीक है। इस लाइट हाउस को AB मार्क करते हैं। लाइट हाउस का टॉप कहां पर है? B पे। और यहां A से ये हम एक शिप सी लेवल कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया सी लेवल, ठीक है। ये जो सी लेवल है इसमें दो शिप्स है, ठीक है। तो एक शिप सपोज C है और दूसरी शिप सपोज D है। तो दोनों शिप्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस लाइट हाउस के टॉप से,
वो आपको गिवन है, कितना कितना गिवन है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बी से हम सी को ज्वाइन कर देते हैं और बी से हम डी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि ये वाला एंगल एक्चुअली इनिशियली आपको गिवन है कितना है, 30 डिग्री, और दूसरा ये वाला एंगल आपको गिवन है ये कितना है, 45 डिग्री। क्लियर? अच्छा, लाइट हाउस की हाइट भी आपको गिवन है, कितनी है, 75 मीटर्स, मीटर। करेक्ट। सो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, if one ship is exactly behind the other on the same side of a lighthouse, सेम साइड ऑफ lighthouse था, वो चीज मैंने बिना पढ़े बना दी, ठीक है, लेकिन आपको पूरा डिटेल क्वेश्चन में गिवन होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, CD फाइंड आउट करना है। सो लेट अस कंसीडर दैट CD इज x, CD को हम ले लेते हैं x, AC को हम ले लेते हैं y, ठीक है। तो AD की लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस y, समझ में आ गई ये चीज। कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा एंगल्स भी एक काम करते हैं, स्पेसिफाई कर लेते हैं, ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल, हाँ एक झापड़ मारूंगा मैं, 60 बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। क्यों 45 डिग्री बनेगा आशुतोष? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भाई, पास में इसलिए नहीं, ये 45 है तो ये वाला एंगल भी ऑल्टरनेट बन रहा है ना। ऑल्टरनेट क्यों बन रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, ठीक है। वैसे ही डी पे कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, कौन से दो ट्रायंगल लेंगे बताओ? ओके, BAC, तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, BAC वाला, इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, BAC। इसमें पहले ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं, तो इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल ABC, ABC लिखना ज्यादा बेटर होगा, इन ट्रायंगल ABC, tan थीटा मतलब tan 45 is equal to perpendicular upon base, perpendicular is 75, base is y, tan 45 क्या लियो, 1 is equal to 75 upon y, so we'll get y is equal to 75 meters. Okay, next कौन सा ट्रायंगल लेंगे, now in triangle ABD, ABD वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, उसमें भी अप्लाई करो ट्रिग्नोमेट्री। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 45 अपॉन बेस, बेस क्या है यहाँ पर x प्लस वाई, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस 75, ठीक है, y की वैल्यू 75 में पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, x प्लस 75 is equal to 75 √3, ये 75 इधर शिफ्ट होगा, so you'll get x is equal to 75 √3 minus 75, so x is equals to 75 under bracket √3 minus 1, ये हो जाएगा x, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। क्लियर हुआ, ठीक है। आशियान समझ में आया, सृष्टि इरेज कर दूं क्या? यस सर। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं यार, 3 क्वेश्चंस हैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, चलो देखते। क्वेश्चन नंबर 14, चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस सर। सो क्वेश्चन में लिखा है
A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in horizontal line. ठीक है, तो ये बलून है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। और यहां पर एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। तो वो गर्ल कहां पर है, ये देखो यहां पर दिख रही है, ठीक है। इसकी हाइट, ये वाली हाइट जो है ये है 1.5 मीटर, ठीक है। यहां तक आगे लिखा है, सॉरी गलत लिख रहा हूं क्या मैं, 1.2 मीटर है, यस 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ओके। आगे लिखा है क्वेश्चन में, एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर, मतलब जो बलून है उसकी जो टोटल हाइट है, मान लो इस पॉइंट को अगर वो कंसीडर कर रहा है, तो ये जो टोटल हाइट है, दिस हाइट इज 88.2 मीटर। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बोल रहा है, 60 डिग्री है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में वो इस वाले एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, ये वाला, समझ में आया? ये वाला एंगल कितना बना है, 60 डिग्री। तो एक्चुअल में आप ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल को यहां पर कंसीडर करोगे फर्स्ट केस में। इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं बी ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं सी ले लेता हूं, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। यहां तक का पॉइंट समझ में आया क्या सबको? यस सर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बीसी की लेंथ कितनी होगी, बताओ। गलत, 87 होगी, क्योंकि 88.2 तो पूरे नीचे तक है ना, तो उसमें 1.2 मतलब गर्ल की हाइट रिड्यूस करनी पड़ेगी ना, तो बीसी की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 87 मीटर होगी। समझ में आई ये चीज? ओके। अब यहां ए बी जो इसका बेस है, क्या वो आपको गिवन है? नहीं गिवन है, तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं वो कितना है, एक्स है। क्लियर हुआ यहां तक? तो यहां आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअल में दिख गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी, और इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन अभी बचा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो कुछ देर के बाद बलून जो है मूव करके यहां पर आ गया, ठीक है। और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम हो गया, और वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो अब यहां पर आपको एक नया ट्रायंगल दिख रहा है, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल बना देता हूं, ठीक है। और इसमें नया एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिख रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं पॉइंट डी और इस पॉइंट को मैं पॉइंट ई कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो जो डीई की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 87 हो जाएगी। समझ में आई ये चीज, ठीक है। और ये जो बी से ई तक की लेंथ है ये भी हमको नहीं पता, तो इसको हम वाई ले लेते हैं, जिससे ए बी की जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। क्या ये समझ में है आप सभी को? यस सर। अब ये जो पूरा ट्रायंगल अभी हमने यहां पर मार्क किया, उस ट्रायंगल को भी हाईलाइट कर देता हूं मैं। आशुतोष बना नहीं रह गया, फिगर बनाना है सबको। सेकेंड वाला ट्रायंगल हमको जो मिला वो ये है, ठीक है। अब आपको पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बताओ क्या निकालना है, हाँ क्या निकालना है, बोलना एक बार फिर से जो अभी बोला था। नहीं, अभी जो बोला उसके पहले वो बताना, क्या टाइम बोला था ना, वही मैं, मतलब ये बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालो, नहीं मैं तो टाइम निकालूंगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ओके।
ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछे हम तो वही निकालेंगे। चलो, डिस्टेंस निकालना है हमको, मतलब y निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल, दैट इज y। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, मैंने मेंशन कर दिया। तो सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, छोटा वाला ट्राइंगल येलो वाला, इन ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 87, बेस कितना है जल्दी देख के बताओ, x। tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3 is equal to 87 upon x. Further, you will get √3x is equal to 87. ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ते हैं, x की वैल्यू 87 अपॉन √3 आएगी, बट अभी हम लोग यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, बाद में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, ADE। नाउ इन ट्राइंगल ADE, नाउ इन ट्राइंगल ADE, इसमें भी सेम tan थीटा अप्लाई करेंगे। सो tan थीटा के प्लेस पे अब क्या आएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सेम है, बलून की हाइट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बेस कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, दैट इज इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3, ये आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद x की वैल्यू, अच्छा y इज इक्वल टू लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 87 √3 x हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, रखना ही पड़ेगा, 87 अपॉन √3 x की वैल्यू आ जाएगी। रैशनलाइज कर लेते हैं, एक काम करते हैं, x की वैल्यू को फिर पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 87 अपॉन √3 आया, रैशनलाइज करोगे तो √3 अपॉन √3 हो जाएगा। फर्दर यू विल गेट 87 √3 बाय 3, 3 से डिवाइड करो कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 2 6, 3 9 27, सो विल गेट 29 √3। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3। ये समझ में आया ना, ये कैसे आया आशियान, ये ठीक है, रैशनलाइज कर दिया। सो अब डिफरेंस क्या होगा ये बताओ, इसका डिफरेंस क्या होगा ये बताना अक्षय। हाँ √3 रहेगा हाँ और 87 माइनस 29। हाँ करेक्ट, ठीक है, तो कितना होगा डिफरेंस बताओ, 58 √3, करेक्ट, 58 √3 मीटर्स, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया सबको? सर स्क्रीनशॉट आज मैंने स्मार्ट बोर्ड पे क्लास ली, जो बड़े वाले बोर्ड्स आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इसी में मजा आया। उसमें ये सब ऑप्शन नहीं, स्क्रीनशॉट क्रॉप करना, जूम इन जूम आउट, इतना इजी नहीं है उसमें। हम लोगों के स्कूल में है ना, किसके स्कूल में है? हाँ, उतना यूजर फ्रेंडली नहीं लगा। लैपटॉप से कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा टैब से कनेक्ट होना चाहिए तो बेनिफिट है। ओके, क्वेश्चन 15, अ स्ट्रेट हाईवे, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक बच्चा वाला क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में ना हम पूरी वर्कशीट करने वाले हैं, तो आप लोग खुद से एक बार बना के ले आना तो बेटर होगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स भी याद दिलाना, इंपॉर्टेंट है इसके, उसको भी हमको करने हैं। ठीक है, सो a straight highway leads to foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression 30 degree. तो एक straight highway, suppose एक straight highway हम ये ले रहे हैं, एक straight highway leads to the foot of the tower, मतलब ये किस तरफ जा रहा है, एक टावर के फुट पे। तो सपोज ये हो गया टावर AB, ठीक है, और ये हाईवे AB पे जा रहा है। ठीक है, A man standing at the top of the tower, तो जो पर्सन है वो कहां पर खड़ा हुआ है, टॉप पे, मतलब B पे खड़ा हुआ है। Observe a car at an angle of depression 30 डिग्री, वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 30 डिग्री। तो हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट C पे वो कार थी, और जब उस पर्सन ने उसको ऑब्जर्व किया तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो उसके लिए एक लाइन ऑफ साइट बनाना पड़ेगा, ये लाइन ऑफ साइट बन गया, और ये जो एंगल बना, ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक?
इट मीन्स ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है आगे बताओ, आगे पढ़ो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे लिखा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। तो जो कार है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये बता रहा है। कार जो है ए के डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक फिक्स्ड स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। 6 seconds later the angle of depression of car is found to be 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कम हो गया। तो अब जो कार सी पे थी अब वो मूव होके सपोज पॉइंट डी पे आ गई, और ये जो पर्सन है वो अभी भी बी पे खड़े होके कार को देख रहा है, उसको कुछ काम नहीं, खाली कार को देख रहा है। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये हो गया एंगल 60 डिग्री। ठीक है, सो दिस एंगल इज आल्सो 60 बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, अच्छा एक चीज मैंने मेंशन करना है यहां पर भूल गया, वो टाइम 6 सेकेंड। तो सी से डी तक ट्रैवल करने का टाइम यहां पर दिया हुआ है, टाइम कितना है 6 सेकेंड्स। तो सी डी इज इक्वल टू 6 नहीं है, ये टाइम है 6। ठीक है, स्पीड यूनिफॉर्म है तो स्पीड को मैं कंसीडर करता हूं x मीटर पर सेकेंड। स्पीड है हमारी x, यहां पर लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल, स्पीड इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड, ये ले लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। तो ये बताओ मुझे CD का डिस्टेंस कितना होगा, CD का डिस्टेंस कितना होगा। स्पीड गिवन है x मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है 6 सेकेंड। तो CD का जो डिस्टेंस होगा CD विल बी स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड हो गया x, टाइम हो गया 6, तो ये कितना आ जाएगा 6x। तो CD का जो डिस्टेंस होगा वो एक्चुअल में क्या होगा 6x। तो ये लिखने की बजाय मैं सीधे यहां पर 6x लिख देता हूं, बेटर होगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। from this point मतलब पॉइंट D से A तक आने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल टू t सेकेंड्स। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि DA का डिस्टेंस कितना होगा। गुड, DA का डिस्टेंस कितना होगा TX। समझ में आया कि नहीं? 6x कैसे निकला था, स्पीड इनटू टाइम से। फिर से DA निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम करो, स्पीड तो अभी भी x है, टाइम कितना हो गया t हो गया, तो CD का डिस्टेंस कितना हो जाएगा TX हो जाएगा। समझ में आया? तो ये AC का जो टोटल डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, करेक्ट 6x प्लस TX, या फिर अगर x कॉमन निकाले तो 6 प्लस T इंटू x, ये हो जाएगा। समझ में आया? अब निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको टाइम निकालना है t, आपको x से कोई मतलब नहीं, क्लियर रखना ये दिमाग में, आपको सिर्फ t से मतलब है, x से कोई मतलब नहीं। टावर की हाइट गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो उसको भी हम ले लेते हैं, मान लो y, टावर की हाइट को हम ले लेते हैं y। ना तो आपको x चाहिए ना तो आपको y चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए t। क्लियर यहां तक पूरा? अब फिर से हम वही राइट एंगल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल पहले ले, छोटा वाला लेना ज्यादा बेटर होता है हमेशा। तो ABD को पहले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें 60, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पर y, बेस क्या है यहां पर tx। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू y अपॉन tx। t को उधर भेज दो तो √3t इज इक्वल टू y अपॉन x। y और x एक तरफ, t को दूसरी तरफ, क्योंकि हमको yx नहीं चाहिए, हमको t चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड वाले ट्रायंगल में। तो सेकंड वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम ABC, करेक्ट। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC tan थीटा मतलब tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ क्या आएगा अब यहां पर,
y अपॉन परपेंडिकुलर y, बेस क्या हो जाएगा 6 प्लस टी इंटू एक्स। समझ में आया? अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस टी और इंटू वाई अपॉन एक्स। ऐसा लिख सकते हैं हम। ऐसा इसलिए लिखा जस्ट बिकॉज आप y अपॉन एक्स की वैल्यू आप सीधा यहां से पुट कर दो। y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपके पास √3t, आप उसको यहां पर पुट कर दो। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये अब क्या बन जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1 अपॉन नहीं सॉरी √3t अपॉन 6 प्लस टी। समझ में आया कि नहीं ये स्टेप? यस सर। देखो अक्षय, ये रूट y अपॉन एक्स की जगह पे √3t लिखा, ठीक है, तो इसकी जगह पे √3t आया, तो √3t इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 प्लस टी इधर जाएगा तो 6 प्लस टी हो गया, और ये √3 इधर जाएगा तो 3t बन जाएगा, √3 इंटू √3 3। ये t इधर शिफ्ट होगा, 6 इज इक्वल टू 2t एंड t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर? तो क्या निकालना था इस क्वेश्चन में? ओके, ठीक है, कुछ डाउट? क्लियर? ओके, ठीक है। सो कोई डाउट नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व, और